वेलकम टू विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेज। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि स्टील होता क्या है। तो स्टील बेसिकली एक एलॉय है। स्टील इज़ नथिंग बट एन एलॉय। एलॉय तो हम सब समझते हैं कि एलॉय जो होता है, दो और तीन एलिमेंट को जब हम मिलाते हैं तो एक नया मटेरियल बनता है और उसका जो प्रॉपर्टी जो होता है एक अलग होती है, तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय जो होता है, तो वैसे ही स्टील एक तरह का एलॉय है जो कि आयरन और कार्बन से मिलकर बना रहता है। एक आयरन हो गया, एक कार्बन हो गया। तो इसमें आयरन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन का जो बेसिकली जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। कार्बन का परसेंटेज इसलिए कम होता है क्योंकि ये डिजायर जो प्रॉपर्टी होती है स्टील की, उसको अचीव करने के लिए हम कार्बन का जो परसेंटेज है उसको हम वेरी कराते रहते हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे कार्बन का जो हम परसेंटेज इंक्रीज करेंगे ना, तो उसमें क्या आती है कि स्टील में स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ता है, हार्डनेस जो है इंक्रीज होती है, ब्रिटलनेस जो है इंक्रीज होती है, लेकिन डक्टिलिटी जो है डिक्रीज होती है। तो हमें जो है स्टील में कार्बन का परसेंटेज देने का मतलब इसलिए होता है, हमें कार्बन का अमाउंट थोड़ा सा अमाउंट एलॉय में मिलाने का मकसद ये होता है कि हमें जो नया जो स्ट्रक्चर बने, नया जो मटेरियल बने ना, उसका जो हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सके, हार्डनेस इंक्रीज कर सके। बेसिकली जितना ज़्यादा हार्डनेस होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो हमें जो भी कंस्ट्रक्शन में हम स्टील का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो भी स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ज़्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके लिए इसलिए कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इसमें। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन हो गया ये स्टील के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, हम कहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर यूज करते हैं, कहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो अभी उसको हम बताएंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टील स्ट्रक्चर एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। मतलब ये हुआ कि स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है कि स्टील स्ट्रक्चर में जो है स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक कॉलम का अगर आप एग्जांपल लोगे तो जो स्ट्रेंथ एक क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में जो स्मॉल होगा, जो स्ट्रेंथ होगा, वो अगर कंक्रीट वहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो वो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया लेगा। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एक मतलब सेम लोड है तो उसके लिए हम स्मॉल क्रॉस सेक्शन का हम स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। इसलिए हम जिस लोड को लगाने के लिए हम स्मॉल क्रॉस सेक्शन का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम उस जगह पर कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं तो वही लोड के लिए हमें लार्ज क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ये हो दूसरा, अगर हम डिफरेंस देखें तो ये जो होता है कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टील स्ट्रक्चर जो अर्थक्वेक जब भी आती है या विंड जब जोर से बह रहा होता है तो ये ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आती है तो जो भी स्टील स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन वहीं अगर कंक्रीट की बात करें तो जब अर्थक्वेक आती है तो एक बिल्डिंग में जो है कहीं भी आप देख सकते हैं कि क्रैक जो एक बार डेवलप हो गई तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वीक हो जाता है। लेकिन इसमें जल्दी क्रैक डेवलप नहीं होता है क्योंकि सारे जो स्ट्रक्चर स्टील से बने होते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये सेस्मिक और विंड लोड में। यानी अर्थक्वेक जब भी आता है तो ये उसमें वो कर लेगा, मतलब ये उसमें जो है ये उसको रेसिस्ट कर लेगा, लेकिन ये उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कंक्रीट जो होता है अर्थक्वेक जोन में जो है ये ज़्यादातर फायदेमंद स्टील का होता है, कंक्रीट ज़्यादातर फायदेमंद नहीं होता। अगर तीसरा हम बात करते हैं कि जो एक ये डिमेरिट आ जाती है स्टील में कि ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। जैसे स्टील जो होता है कंक्रीट के मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ये एक डिमेरिट है स्टील का कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है ज़्यादातर होता है इसमें कंपेयर टू कंक्रीट में जो होता है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो लोअर होता है। और चौथा अगर पॉइंट की बात करें तो हम जानते हैं कि स्टील जो होता है आयरन से बना होता है। आयरन भी तो ज़्यादातर
क्या होता है, उसमें कोरोजन लगने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इसमें कंक्रीट में ऐसा नहीं होता है। कोरोजन बहुत लेट से होती है, लेकिन अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जल्दी कोरोजन का इफेक्ट आ जाता है और स्ट्रक्चर जो होता है वीक होने लगता है। तो इसमें जो होता है बहुत ही एक डिमेरिट यहाँ पे एक आ गई कि ये ईजिली कोरोजन से मतलब स्ट्रक्चर खराब होता है, लेकिन कोरोजन जो होता है कंक्रीट में बहुत कम होता है। और चौथा और पांचवा प्लस पॉइंट ये है कि स्टील स्ट्रक्चर जब भी आप कहीं डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट्स होते हैं, जो उसको बनाने के लिए जो पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। जिससे कि अगर हम एक बार कंस्ट्रक्शन कर दिए कोई भी बिल्डिंग, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर कोई भी हम एक बार कंस्ट्रक्शन कर दिए तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि एक बार हम स्टील स्ट्रक्चर का कोई भी हम स्ट्रक्चर बना दिए स्टील का, और उसका जो है हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम उसको इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। उसका जो पार्ट्स अलग करके ट्रांसपोर्ट करके फिर से हम उसको बना सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। तो स्टील स्ट्रक्चर जो होता है इजीली जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। कहने का मतलब उसका पार्ट्स निकाल के हम अदर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट का जो पार्ट्स निकाल के हम अदर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अब इस स्टील का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली स्टील भी एक तरह का मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी डिसएडवांटेजेस होगी, एडवांटेजेस होगी। तो क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये हाई स्ट्रेंथ होती है पर यूनिट एरिया में। अगर हम बात करें कि पर यूनिट एरिया कंक्रीट ले लिए और पर यूनिट एरिया स्टील ले लिए, तो स्टील का जो स्ट्रेंथ होगी ना, वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ से काफ़ी हाई होगी। तो ये एक एडवांटेज इसलिए है, एडवांटेज हो गया यहाँ पे कि इसका जो स्ट्रेंथ है पर यूनिट एरिया में वो ज़्यादा है, तो इसलिए तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है सेम लोड को बियर करने के लिए। और दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हम इसका क्वालिटी को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो भी स्टील स्ट्रक्चर होती है उसका जो क्वालिटी होता है ना, कैसे उसका पार्ट्स को बनाते हैं, उसमें जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम इजीली हम चेंज कर सकते हैं। उसके क्वालिटी को हम इजीली जो है बेहतर कर सकते हैं या अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात, जब हम क्वालिटी अच्छा रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा, तो इसका ड्यूरेबिलिटी भी जो होता है बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द कंक्रीट। तो ये हाई क्वालिटी का हम इजीली इसका क्वालिटी अचीव कर सकते हैं और इसका हम ड्यूरेबल स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। यानी इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये स्ट्रक्चर जो स्टील स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो टिक जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे ये आ गया कि स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फास्ट। इसका मतलब ये होगा कि हम जब भी हम स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी हम इंडस्ट्री बना रहे हैं बड़ा सा, और सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर का हम स्टील का ही हमें बनाना है, तो उसमें जो इजीली हमें उसका पार्ट्स जो होता है फैक्ट्री से इजीली अवेलेबल हो जाता है। बस उसमें बोल्टेड और राइवेटेड कनेक्शन से हम उसको या वेल्डिंग से हम उसको पार्ट्स को जोड़ते हैं अपने डिजाइन शेप के हिसाब से। तो स्पीड ऑफ जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कंक्रीट का जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। क्योंकि कंक्रीट का जो भी हम मटेरियल बनाएंगे वो साइड पे बनाते हैं, फिर उसको जो है फिर हम उसको जो है अपने हिसाब से कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं। लेकिन इसमें जो है ऑलरेडी कॉलम और बीम बनाया हुआ आता है, बस उसको हमें वेल्डिंग और या फिर बोल्टेड से हमें उसको ज्वाइंट करना रहता है। तो इसलिए इसकी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है फास्ट होता है। चौथा यहाँ एडवांटेज यहाँ पे ये आ गया कि स्ट्रक्चर को कैन बी डिसमेंटल इजिली। यहाँ पे डिसमेंटल का मतलब होता है उसको आसानी से हम उसको जो है जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में हटा सकते हैं। यानी कॉलम को हम अलग कर सकते हैं, रूफ को अलग कर सकते हैं, यानी उसको पार्ट्स को हम डिसमेंटल कर सकते हैं। ऐसा कंक्रीट स्ट्रक्चर में नहीं होता, उसको जो हमें कंक्रीट को जो है हमें तोड़ना ही पड़ेगा, तो यूजेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में जो होता है स्टील स्ट्रक्चर में हम उसके पार्ट्स को हम अलग कर सकते हैं फिर जोड़ सकते हैं। जितनी मनचाहा जितनी बार हम उसको अलग कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। और पांचवा इसका जो है एडवांटेज ये है कि ये रीयूजेबल है। कहने का मतलब एक बार हम स्टील स्ट्रक्चर बना लिए, अगर वहाँ पे
से हटाकर कहीं दूसरे पे हमें दूसरे जगह पे हम स्टील स्ट्रक्चर को बनाना है, तो हम स्टील स्ट्रक्चर को फिर से वहाँ से जो पार्ट्स है, कॉलम है, जो भी स्ट्रक्चर वहाँ का मटेरियल यूज है उसको हम डिसमेंटल कर दिए, फिर दूसरे जगह जहाँ पे हमें अपनी जगह दूसरे जगह पर बनाना है तो वहाँ पे हम इजीली बना सकते हैं। तो ये जो होता है रीयूजेबल है। कहने का मतलब ये दोबारा तिबारा जितना बार चाहे, जब तक जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है, जो भी पार्ट से खराब ना है, तब तक हम उसको हम रीयूज में कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये रीयूजेबल होता है। अब चलिए, अब ये तो हो गई एडवांटेज की 5 पॉइंट हो गया, 5 एडवांटेजेस हो गया, आपको बता दिया मैंने। अब दूसरा पॉइंट हो गया डिसएडवांटेजेस भी। अब इसमें जो है पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि ये कोरोजन इसमें बहुत जल्दी होता है। अब जाहिर सी बात है, इसमें जो है आयरन का इस्तेमाल होता है, आयरन में जंग जल्दी लग जाता है जब वो ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी इसमें कोरोजन लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी डिसएडवांटेजेस है, या फिर खामी कह लीजिए, ये इसकी बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेजेस है कि इसमें जो है जंग लग जाती है, कोरोजन जल्दी इसमें पकड़ लेता है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाई होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों हाई होता है, क्योंकि जो हर जब भी बारिश होती है या फिर धूप उगता है तो उसमें जो है जंग लगने लग जाती है, तो उसको जो है जंग ना लगे इसके लिए हम बराबर जो है उसमें पेंटिंग करते रहते हैं। हर 6 महीना, हर 7 महीना के बाद हम उसमें पेंटिंग का एक लेयर बैठाते रहते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे और जो अंदर का स्ट्रक्चर हो वो स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए इसमें हमेशा मेंटेनेंस जो होता है वो हमेशा लगता है, इसलिए इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। और तीसरा हम बात करें तो स्टील का जो भी पार्ट्स है, जो भी मेंबर है, उसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। जो कॉस्ट होता है स्टील का जो मेंबर्स हो गया ना, उसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द कंक्रीट का। मान लीजिए कंक्रीट का एक कॉलम बना दिए, उसका कॉस्ट और एक स्टील का कॉलम का जो कॉस्ट होगा ना, उसमें स्टील का जो कॉलम होगा उसका कॉस्ट होता है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द कंक्रीट का जो कॉलम होगा। इसलिए इसमें स्टील का जो भी मेंबर होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए ये जो है एक डिमेरिट हो गया इसका स्टील का। तो ये जो 3 पॉइंट हो गया ये डिमेरिट हो गया, और ये 5 पॉइंट आपको मैंने एडवांटेजेस बता दिए। तो ये रहा इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी इसका यूज कर सकते हैं, इसका जो है दिमाग में रख सकते हैं। ये काफ़ी आसान टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है स्टील सेक्शन। स्टील सेक्शन कहने का मतलब हुआ कि ये जो भी स्टील मार्केट में अवेलेबल होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में अवेलेबल होती है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की होती है और उसको हम कैसे जो है लिखते हैं, और उसको कैसे जो है IS कोड होता है या स्टील टेबल है उसमें हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं, उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो उसके बारे में ये पता करेंगे कि कितने तरह के स्टील सेक्शन होते हैं। तो जनरल स्टील सेक्शन तो बहुत तरह के होते हैं, 8 या 9 तरह के होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो भी स्टील स्ट्रक्चर का जब हम डिज़ाइन करते हैं, कोई भी बीम हो गया, कॉलम हो गया, रूफ हो गया, तो जनरली इसी का जो सेक्शन होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा उसको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन वो भी है, बुक में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो होता है बीम सेक्शन या आई सेक्शन होता है, या रोल्ड स्टील सेक्शन चैनल सेक्शन होता है, या रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन होता है, या रोल्ड स्टील टी सेक्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये इजली जो है हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, और ये जनरली या तो फैक्ट्री में बना होता है या फिर मिल में बना होता है, ताकि हम इसलिए बना होता है क्योंकि हम साइट पे जो है ऐसे स्ट्रक्चर को हम नहीं बना सकते। क्योंकि कंक्रीट में ये होता है कि हम डिजायर जो है M20, M35, M मिक्स जो है 20 हो गया, M मिक्स जो है 25, M30 का जो स्ट्रेंथ होता है उसको जो है हम इजीली बना सकते हैं साइट पे। लेकिन स्टील स्ट्रक्चर में जो हम सेक्शन जो डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं उसको हम साइट पे नहीं बना सकते। उसको पार्टिकुलर लोकेशन हो गया, जैसे इंडस्ट्री हो गई या फिर मिल हो गया, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइट होते हैं, तो वहाँ से हम बनाकर फिर वो सप्लाई होती है मार्केट, वहाँ से जिसको भी जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से वो लेता है, फिर उसको हम कट अपने डिजायर लेंथ के हिसाब से, डिजायर शेप के हिसाब से खरीदते हैं, उसको कट करते हैं, फिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरली मार्केट में बना बनाया इस शेप का जो है आता है। तो जनरली जैसे आई सेक्शन हो गया, तो आई सेक्शन का जनरली ऐसे होता है, आई सेक्शन जो है क्रॉस सेक्शन ऐसे रहता है। वो आप लोग
क्रॉस सेक्शन जो होता है ऐसे रहता है, ये ऐसे जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे, ऐसे खुद बना रहता है। दूसरा हो गया चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन हो गया तो चैनल सेक्शन मार्केट में कुछ यूं बना हुआ मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऐसे चैनल सेक्शन जो है ऐसे बना हुआ रहता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है चैनल सेक्शन। आप इसको इस्तेमाल अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो ये चैनल ऐसे ही मिलते हैं, फिर इसको जो है डिजायर लेंथ में कट करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा एंगल सेक्शन। एंगल जो है इस तरह का एंगल स्ट्रक्चर का जो रोल्ड सेक्शन होता है ना, वो ऐसे रहते हैं, बनाए हुए रहते हैं, तो ये इसलिए मार्केट में मिल जाता है। दूसरा जो होता है टी सेक्शन। टी सेक्शन जो कुछ यूँ होता है, ये टी सेक्शन ऐसे होती है, तो ये टी सेक्शन हो गया। ये क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस, जिसका लेंथ काफ़ी होती है, 10 मीटर होती है, 12 मीटर, डिजायर लेंथ जो भी है मार्केट में स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो अवेलेबल होती है। ये मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे चैनल क्या होगा, जैसे यहाँ पे काटेंगे तो कुछ यूँ चैनल शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर ये एंगल शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये या टी सेक्शन का जो होता है ये रोल्ड सेक्शन बनाया हुआ मिल जाता है। या फिर स्टील बार होती है, सिंपली बार जो होती है, जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो बार यूज करते हैं वैसे भी मिल जाता है। प्लेट भी होती है, सिंपली प्लेट जो होता है, एक ऐसे प्लेट जो होता है लोहे का बना हुआ, वो इजीली मार्केट में मिल जाती है। या फिर स्टील प्लेट हो गया, या स्टील ट्यूब हो गया, ट्यूब तरह का एक क्रॉस सेक्शन ट्यूब हो गया, वो इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो ये सब हो गया कि ये बना बनाया स्ट्रक्चर जो है मार्केट में मिलती है। बस इसको जो है डिजायर जो भी स्ट्रक्चर जिस तरह का हमें सेक्शन डिजायर चाहिए, जिस तरह का सेक्शन हमें मार्केट से खरीद कर और उसको जो कंस्ट्रक्शन का हम यूज करना है बस वो हमें चूज करना रहता है, और उसको हम कट करके अपने डिजायर लेंथ के हिसाब से बस उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए तो इसका जो है जो कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड होता है कंक्रीट के स्पीड से काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ये सब तो मटेरियल जो ये ऑलरेडी बनाया हुआ रहता है, मार्केट में रहता है, बस इसको खरीदना है, इसको अपने डिजायर लेंथ के हिसाब से कट करके फिर इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसलिए इसका रेट ऑफ जो मतलब फास्ट ऑफ मतलब रेट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है कंक्रीट के मुकाबले में। तो ये हो गया आपका मतलब टाइप ऑफ सेक्शन हो गया। मैं अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आई सेक्शन में कितने तरह के होते हैं, फिर रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन में कितने तरह के होते हैं, फिर एंगल सेक्शन में कितने के तरह के होते हैं। तो मैं अभी आपको बता के मैं इसको मिटाने के बाद मैं उसको बताऊंगा, फिर उसको अच्छे से समझाऊंगा कि हम उसको कैसे लिखते हैं और कैसे पहचानते हैं कि कौन कैसा सेक्शन का है। मैंने अभी बताया आपको स्टील सेक्शन में कितने तरह के स्टील सेक्शन होते हैं। अब उसमें जो है सबसे पहला जो स्टील सेक्शन होता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन होता है, उसको हम रोल्ड स्टील आई सेक्शन ही बोलते हैं, जिसका जो क्रॉस सेक्शन कुछ यूँ होता है। और वो भी जो है 5 तरह के होते हैं, उसका जो हो 5 वे में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला का नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जूनियर बीम होता है। जूनियर बीम होता है लाइट बीम होता है, एक तरह का लाइट से भी थोड़ा स्मॉल होता है, और उसको जो सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं। जहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है इंडियन स्टेशन ISJB, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम के बारे में बात कर रहा है। ये एक तरह का बीम है जो कि हम इससे हम बताते हैं उसके बारे में। अब उसी तरह दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम हो गया, तो लाइट बीम है तो ये इसका फुल नेम हो गया इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, तो उसको हम सिंपली छोटा वर्ड में ISLB से हम उसको पहचानते हैं। तीसरा हो गया इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम हो गया। अब ये मीडियम हो गया तो ये जैसे जैसे हम उसका जैसे स्ट्रेंथ हम के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से उसका नाम भी बढ़ते जा रहा है। जैसे जूनियर बीम हो गया, लाइट बीम हो गया, मीडियम हो गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इससे थोड़ा बड़ा होगा और ये ज़्यादा स्ट्रक्चर ज़्यादा लोड को बियर कर सकता है, इसलिए जो हम इंडियन स्टेशन मीडियम बीम हो गया तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इससे डिनोट करते हैं। वैसे ही चौथा हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। कहने का वाइड फ्लेंज कहने का मतलब ये हुआ जो फ्लेंज होता है, जिससे फ्लेंज हम इसको बोलते हैं। जैसे ये क्रॉस सेक्शन हुआ ना, तो क्रॉस सेक्शन में इसको तो वेब बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और फ्लेम जो होता है इसको बोलते हैं फ्लेंज। तो वाइड फ्लेंज कहने का मतलब ये होगा कि इसका फ्लेंज काफ़ी बड़ा होता है। ये तो मैंने एक सिंबल में स्मॉल में दिखाया, लेकिन फ्लेंज जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और वेव का जो होता है ये कम होता है, तो उसको हम डिनोट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। पांचवा हो गया इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम। हेवी कहने का मतलब ये हो गया कि ये बहुत बड़ा होगा और ये जो होता है हेवी लोड के लिए यूज होता होगा, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम। और इसको
ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन होता है वो 5 तरह के होते हैं और वो ये है, हम उसको जो है स्मॉल फॉर्म में अगर हम उसको डिनोट करें तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये काफ़ी आसान है, बस इसका जो है नाम है IS। IS कहने का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, B से डिनोट करता है बीम सेक्शन हो गया, और J हो गया जूनियर, L हो गया लाइट हो गया, M हो गया मीडियम हो गया, W हो गया वाइड फ्लेंज हो गया, H हो गया हेवी हो गया। तो ये ज़्यादा वो नहीं, टफ नहीं है। कभी भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ये कितने मतलब जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन होते हैं हम उसको हम फर्दर कितने पार्ट में क्लासीफाई किए हैं, तो उसको फर्दर 5 तरीके में क्लासीफाई किया गया है। तो वो रहा ये, और इसमें जो है याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली जो है कॉमन लॉजिक से हम याद कर सकते हैं इसको तो रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इसके बाद जो होगा इसी तरह जो होगा चैनल सेक्शन है, तो चैनल में भी उसी तरह डिवाइड किया होगा, इंडियन स्टैंडर्ड, जूनियर चैनल, लाइट वेट चैनल, फिर मीडियम चैनल। तो वो ऐसा ही होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी इसी तरह है, बुक में दिया हुआ रहता है। तो आप लोग उसके आगे है एंगल है, तो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है, तो भी इसी तरह क्लासिफिकेशन होगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टील सेक्शन जो होता है उसका क्लासिफिकेशन, हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं बेस्ड अपॉन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम किस टाइप के लोड हम का इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी सेक्शन में, या किसी भी लोड का जो इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हेवी है तो हम हेवी बीम इस्तेमाल करेंगे, हम लाइट स्ट्रक्चर में जो है वेट जो है लाइट है तो लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो सारा जो है इजीली अवेलेबल होता है। अब जिस तरह का लोड हमें चाहिए होता है उस तरह का बीम हमें मार्केट में मिल गया रहता है, मतलब मार्केट में अवेलेबल होता है, तो वहाँ से हम इजली परचेज करके और जहाँ भी हमें बनाना रहता है तो इजली बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा इसमें कुछ रटने वाला या फिर दिमाग लगाना नहीं है, सिंपली थ्योरी है। बस इसको कैसे हम नोमिनेट करते हैं, कैसे इसको सिम्बलाइज करते हैं, बस मैंने वही बताया, इसमें खास कोई बड़ा सा कंसेप्ट नहीं है। तो ये बस इतना ही है। तो इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा IS कोड और स्टील टेबल के बारे में। तो वो हम कैसे जो है कोई भी स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ना, तो उसमें स्टील टेबल है या फिर IS कोड को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर जो है डिज़ाइन करने का तरीका बता दिया गया है एक बुक में। और उसमें जो है जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो मार्केट में जो अवेलेबल होगा तो उस जो भी मान लीजिए हम बीम ले रहे हैं, तो बीम का जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पता करें, यूनिट वेट पता करें या फिर लेंथ ब्रेथ जो भी उसका मतलब स्पेसिफिक वेट पता करें, तो वो सारे IS टेबल में दिया हुआ था। उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उससे जो हम स्ट्रेंथ जो भी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ होता है उससे हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसमें ये बीम यूज हुआ है, तो ये बीम कितना लोड को जो है ये सस्टेन कर सकती है, वो बियर कर सकती है। तो इसके लिए हमें IS कोड दिया गया है या स्टील टेबल दिया गया। ये जब भी हम डिजाइन करते हैं तो वो दोनों बुक जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ताकि जो है कोई किसी तरह का एरर ना हो पाया। जैसे हम अगर IS कोड हुआ या स्टील टेबल का हम इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं, तो सिर्फ स्टील का जो है रेंडमली स्टील चूज करके हम स्ट्रक्चर बना दें, तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो कितना लोड बियर कर पाएगी, वो स्ट्रक्चर जहाँ पे हम बनाए वहाँ पे वो सुटेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें IS कोड और स्टील टेबल की बेहद ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अच्छे से और एररलेस डिजाइन कर सके, कोई एरर स्ट्रक्चर में ना आए। इसके लिए हमें स्टील टेबल और IS कोड के बारे में पढ़ना जरूरी रहता है। तो आप लोग जो है जब ये स्टील स्ट्रक्चर अब भी आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो आप IS कोड या फिर स्टील टेबल का हमेशा अपने साथ रखेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, तो उसमें जो है अगर आपको डिज़ाइन करने के लिए मांग दिया जाए कि आपको ये एक बीम है उसको डिज़ाइन करना है, तो मान लीजिए आप हेवी बीम में जो है वाइड फ्लेंज बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी इसका थिकनेस है, जो भी इसका लेंथ है, वो दिया रहता है IS टेबल में या फिर स्टील टेबल में, IS कोड या स्टील टेबल में। तो उसके मदद से आप डिज़ाइन कर पाओगे, तो वो एग्जाम में अलाउ होता है। IS कोड हो गया या फिर स्टील टेबल हो गया, वो एग्जाम में अलाउ होता है। आप इसलिए इसको जो है कैरी करके एग्जाम में ले जा सकते हो, और जो भी क्वेश्चन दिया रहा है उसको जो है आप डिजाइन कर सकते हो उसके मदद से। तो ये आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था पहला यूनिट का, वो आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरा यूनिट जो है जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, तब तक आप इसको आप देखते रहिए और इंजॉय कीजिए पिछला जो भी वीडियो। उसको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तब तक की जय हिंद।